नमस्कार दोस्तों। नाइन्थ क्लास के इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी नहीं हुए और सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। ये इसलिए कि आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे, जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, जिस विद्यालय में पढ़ते होंगे, वहाँ इस अनलॉक सीज़न में अगर विद्यालय आपका खुल जाता है, स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ रिवीज़न ही करना है आप लोगों को, तो और अच्छी तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य मतलब एडिबल, यानी जिसको हम भोजन के रूप में ले सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा यानी आपको ऐसा लगता होगा कि खाने वाले पदार्थों की सुरक्षा। मम्मी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए घर में और डंडा लेके खड़ी हो गई, किसी को नहीं खाना है। ऐसा है क्या? नहीं। खूब तैयार होकर गए हम लोग पार्टी में, इधर से सोच के जाते हैं ये खाएंगे वो खाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी, और वहाँ पर हर स्टॉल पे दो दो लोग डंडे लेकर खड़े। क्या है भाई ये? तो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि देश में रहने वाले सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता, यानी देश में रहने वाले हर व्यक्ति तक भोजन पहुंच जाए। दूसरे शब्दों में, हर व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि वो भोजन को प्राप्त कर सके। इसको हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। 1974 में सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया गया था और उसके बाद से इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा हमारी देश की सरकार के द्वारा कि किस तरह से देश में रहने वाले सभी नागरिकों तक भोजन की उपलब्धता हो सके। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। आप लोग देखते होंगे कि सामान्य रूप से हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं अपने घरों में, राशन की दुकान। राशन की दुकान का अर्थ यही है। राशन तो सब जगह मिलता है, बाजार में मिलता है, लेकिन हम उसको नहीं कहते। राशन की दुकान कहने का अर्थ ये होता है कि जो सरकारी दुकान है, जहाँ पर उचित रेट पर सरकार द्वारा तय रेट पर सामान मिल रहा है, वो वाली राशन की दुकान, जहाँ पर हम अपना राशन कार्ड लेकर जाते हैं और उस राशन कार्ड में जितने सदस्य लिखे होते हैं उन सदस्यों के अनुसार हमको वहाँ से गेहूँ, चावल, चीनी आदि आदि ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगला टॉपिक ये कि इसकी आवश्यकता क्यों, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता सामान्य रूप से इसलिए कि सभी लोगों तक भोजन पहुंच सके और वो व्यक्ति, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र का हो या वनवासी हो, गिरिवासी हो, कंदरावासी हो, सुदूर क्षेत्र का हो, है ना, उस तक भोजन की उपलब्धता
पर्याप्त रूप से पहुंच सके। ये देखिए बॉक्स जो फ्रंट पेज पे है, इसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इसमें से जो लास्ट लाइन है उससे हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आई। खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। यानी खाद्य तक पहुंच बनाने में निर्धनता सबसे बड़ी बाधा है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो इसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किया जाता रहा है। सामान्य रूप से मार्केट में, बाज़ार में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे मूलभूत खाद्य पदार्थ हैं उनका रेट इतना बढ़ जाता है कि जो गरीब व्यक्ति या गरीब में भी गरीब, दीनहीन, उस तक उस पदार्थ की पहुंच नहीं हो पाती है। इस अनलॉक के सीजन में तो इसने और अधिक भयावह रूप ले लिया, भुखमरी का रूप ले लिया। उस समय में सरकार के द्वारा भी प्रयास किया गया कि सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता पहुँचे। जो गैर सरकारी संगठन है उनके द्वारा भी प्रयास किया गया और सहयोग के रूप में सबको जो है अनाज की उपलब्धता के लिए प्रयास किया गया और उनको पहुंचाया गया। और ये विशेष रूप से उस समय के लिए भी आवश्यक होता है जब देश में भूकंप की स्थिति हो, सूखे की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, सुनामी की स्थिति हो, यानी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं उस समय इसकी आवश्यकता और अधिक हो जाती है खाद्य सुरक्षा की। क्योंकि उस समय में विपरीत परिस्थितियों में ये और अधिक आवश्यक हो जाता है कि सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता हो सके। एक उदाहरण दिया गया है, भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 बंगाल में पड़ा था और उसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। ऐसे समय में इसकी आवश्यकता और अधिक पड़ती है। उतना भयावह अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर सुनामी आती है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। खाद्य असुरक्षित कौन है, कौन लोग असुरक्षित हैं, कौन लोग इसके अंतर्गत नहीं आ सकते या कौन लोग आते हैं। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। लगभग एक चौथाई जितनी जनसंख्या है उसका एक चौथाई जो जनसंख्या है वो खाद्य असुरक्षा से प्रभावित है। भूमिहीन, जिसके पास अपनी भूमि नहीं है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा रोजगार करने वाले लोग, निराश्रित, भिखारी, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर, ये लोग इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर वर्ग के रूप में देखा जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग, या तो उनका भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है और इस दृष्टि से वो शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन इसमें कमी आई है, जो स्थिति पहले थी वो अब नहीं है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं होती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य, देखिए
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। लेकिन इस स्थिति में पहले से बहुत अधिक सुधार आया है। असुरक्षित लोगों की जो संख्या है वो राज्य की दृष्टि से अलग अलग है उसका आधार, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें इनकी संख्या अधिक है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ भाग महाराष्ट्र के ऐसे हैं जहाँ पर कि खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। जब ये लंबे समय तक रहती है, खाद्य असुरक्षा की स्थिति लंबे समय तक रहती है, तो वो भूखमरी की स्थिति बन जाती है और फिर आगे बढ़ती है तो गरीबी की स्थिति लाती है। तो इस दृष्टि से दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है कि लंबे समय तक लोगों को भोजन नहीं मिल पाता। जैसे बंगाल का जो अकाल पड़ा 1943 में, जिसका उदाहरण दिया हम लोगों ने, उसमें यही स्थिति थी। अभी भूखमरी भी कई तरह की होती है। एक होती मौसमी भूखमरी जो कृषि से संबंधित है। यदि मान लीजिए कि लगातार 2 मौसम में कृषि की फसल अच्छी नहीं, तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति आती है, तो उसको मौसमी भूखमरी कहते हैं। और इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति कुछ और है भूखमरी की, और शहरी क्षेत्रों की कुछ और, दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। हरित क्रांति के बाद इसकी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। गेहूं की सफलता के बाद फिर बाद में चावल में भी इसको लाया गया, फिर बाद में सरसों में भी, और भी दुग्ध उत्पादन में भी, यानी हर क्षेत्र में इस क्रांति का प्रयोग किया गया। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई, अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और आज हम आत्मनिर्भर हैं। कभी एक समय था कि जब पाकिस्तान से युद्ध भारत का हुआ तो अमेरिका ने ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में भारत को ये धमकी दे दी थी कि यदि तुम युद्ध नहीं बंद करोगे तो हम गेहूँ भेजना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कह दिया ठीक है, तुम गेहूँ भेजना बंद कर दो, हम व्रत रख लेंगे। पूरे देश ने व्रत रखा था शास्त्री जी के आह्वान पर, और हमने युद्ध जीता, और उसके बाद से हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होते चले गए। अब है भारत में खाद्य सुरक्षा। हरित क्रांति के पश्चात इसमें काफ़ी परिवर्तन आया और अलग अलग फसलों में इस क्रांति का प्रयोग किया गया, और धीरे धीरे पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया। यानी पर्याप्त मात्रा में खाद्यों का उत्पादन होने लगा। उत्पादन तो होने लगा, लेकिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पाया अभी। ये प्रयास पिछले दशकों में काफ़ी तेज़ी के साथ किया गया, और अब की सरकार ने तो एक ऐसा एक प्रयोग करना प्रारंभ किया है कि राशन कार्ड आपका बन गया, उसके बाद पूरे देश में आप कहीं भी हैं तो उसी राशन कार्ड पर आप किसी भी राशन की दुकान से अपना अनाज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्रयोग चल रहा है। अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके 2 फैक्टर्स हैं, 2 घटक हैं। पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या होता है भाई? बफर स्टॉक एक
योजना के तहत मेरा जो मानना है कि जैसे हमें मालूम है कि हमारे देश की जनसंख्या अगले 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी या अगले वर्ष में इतनी हो जाएगी, तो उस जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक सुरक्षित रखा जाता है। और वो कहाँ रखा जाता है? जो एक विभाग है भारतीय खाद्य निगम, जिसको कहा जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उसमें इन खाद्यान्नों को सुरक्षित रखा जाता है और वहाँ से फिर आपूर्ति की जाती है। और एफसीआई सीधे सीधे किसानों से खरीदता है, सरकार खरीदती है और सरकार के द्वारा एक अनाज की कीमत पहले ही घोषित कर दी जाती है, जिसको न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है ना। ये शब्द आजकल बहुत प्रयोग में चल रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों से संबंधित जो बिल पास किया गया है उसमें शब्द प्रयोग किया जाता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है और उस एमएसपी पर ही सरकार किसानों से खरीद करती है। तो ये तो बफर स्टॉक हो गया, लेकिन बफर स्टॉक की आवश्यकता क्यों? ठीक है ना, आखिर बफर स्टॉक क्यों रखा गया, क्यों क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो बफर स्टॉक इसलिए ऐसे कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। और बाजार से कम कीमत पर जो सामान प्रदान किया जाता है उस मूल्य को हम निर्गम कीमत कहते हैं। ठीक है। अब सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए? सरकार के द्वारा किस माध्यम से इसका वितरण किया जाता है इन अनाजों का? तो इसको कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके अंतर्गत ही जो राशन की दुकानों की चर्चा की मैंने, वो सरकारी होती हैं। सरकारी अनाज वहाँ पर जाता है और वहाँ से लोगों को मिलता है। देश भर में लगभग 5.5 लाख, लगभग मैं कह रहा हूँ 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं और इन्हीं 5.5 लाख जो दुकानें हैं उनको उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। वहाँ पर आप जाते होंगे तो देखते हैं बाहर एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड टाइप का होता है, उस पर सामान लिखा होता है, उसकी कीमत लिखी होती है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है वो वहाँ से जाकर अपना सामान ले सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिनके घर में राशन कार्ड होंगे वो जानते भी होंगे। एक तो होता है एपीएल, सामान्य कार्ड होता है, मेरे ख्याल से वाइट कलर का होता होगा। और दूसरा है निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, जिसको कहा जाता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक होता है निर्धनों में भी निर्धन, ठीक है ना, निर्धनों में भी निर्धन, ऐसे लोगों के लिए एक पिंक या लाल रंग के कार्ड की व्यवस्था की गई, जिसको कहा जाता है अंत्योदय कार्ड। तो इस तरह से 3 प्रकार की कार्डों की सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई। अब इन तीनों कार्डों पर जो मिलने वाला राशन है उसका कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा होना चाहिए, ये भी तय किया गया। फिर
उसका रेट कितना होना चाहिए ये भी तय किया गया। एपीएल वाले जो कार्ड हैं उस पर तो बहुत कम अंतर आता है बाज़ार भाव से और उसमें, लेकिन बीपीएल और अंत्योदय कार्ड के लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के बाद ही उसी पृष्ठभूमि में हुई थी, उसी दशक में 1943 के बाद ही। गरीब के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार ये सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिससे कि लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये प्रारंभ की गई 1975 में। फिर उसके बाद एक योजना शुरू की गई सरकार के द्वारा, काम के बदले अनाज, फूड फॉर वर्क, FFW, 1977-78 में इसको प्रारंभ किया गया। और भी अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा था, जिसको शॉर्ट में PAP कहा जाता है, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। और ये जो ऊपर हमने पढ़े ये भी इसीलिए चलाए जा रहे हैं। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त दोपहर के भोजन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई विद्यालयों में, कि बच्चे घर नहीं आ पाते हैं तो उनको बना बनाया भोजन विद्यालय में प्रदान किया जाए। ये भी खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत ही कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फिर जो है ये रोज़गार कार्यक्रम गरीबों को उपलब्ध कराए गए, जिससे कि उनको उनकी जो है आय बढ़ सके और वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ सकें, वो अपने लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कर सकें। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई। प्रारंभ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये सभी के लिए थी, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया। निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच भेद नहीं किया जाता था, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें अंतर लाया गया। नाइनटीन 92 में देश के जो अलग अलग ब्लॉक्स में ये PDS की जगह RPDS जो सिस्टम है इसको शुरू किया गया, जिसको कहा जाता है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में। उसमें जो पिछड़े ब्लॉक थे, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते थे, जहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता था, उनके लिए शुरू किया गया। इसमें 20 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था। गेहूँ 2 रुपये 80 पैसे किलो प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और चावल 3 रुपये 77 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और फिर उसके बाद 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने सिद्धांत को अपनाने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस तरह से एक सिस्टम शुरू किया गया। इसमें निर्धन और गैर निर्धन दो तरह के कार्ड बनाए गए, BPL और APL। BPL मीन्स हमने बताया था बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, और APL एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पर अंतर 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया BPL के लिए, और APL के लिए जो खाद्यान्न दिया था उसमें रेट में अंतर था। BPL के लिए जो गेहूँ दिया जाता था वो 4 रुपये 15 पैसे किलो प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और जो APL वाले थे उनको 6 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर सरकार ने और विचार किया कि जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों में भी गरीब है, जिनको नहीं मिल पाता है, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो
निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए तो ये है। उसके बाद 2000 में दो विशेष योजनाएं प्रारंभ की गई। एक है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना हमने पिछले चैप्टर में भी चर्चा की थी। निर्धनों में भी सबसे निर्धन उनके लिए योजना प्रारंभ की गई और इसमें 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था। गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर दूसरी योजना आई अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना जो गरीबों में भी जो वरिष्ठ लोग हैं, जो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, जो किसी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न और वो भी निःशुल्क। ऐसी व्यवस्था सरकार के लिए खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत की गई, जिससे कि सभी लोगों तक खाद्य की उपलब्धता संभव हो सके। आगे आने वाले समय में इसको और विस्तार रूप देने की योजना है सरकार की। ये देखिए, ये चार्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चार्ट को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। इसको पढ़ना जरूरी है। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो TDPS प्रणाली है, निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई और उनको 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में 35 किलोग्राम हो गई है और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए, यानी इसका विस्तार किया जा रहा है लगातार। सब्सिडी क्या होता है भाई? हम लोग बहुत सुनते हैं कि गैस की सब्सिडी आ रही है, जो राशन की दुकान पर सामान मिल रहा है उसकी सब्सिडी आ रही है। ये सब्सिडी होती क्या है? सब्सिडी का मतलब होता है सहायकी। सरकार के द्वारा जो सहायता की जाती है, यानी सरकार के द्वारा जो हमें भुगतान किया जाता है। जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। जैसे गैस सिलेंडर आ रहा है, हमको तो देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आप लोगों को, हमको देना पड़ रहा है 700 रुपये, तो सब्सिडी 200 रुपये की सरकार हमारे अकाउंट में रिफ़ंड कर देती है, तो सिलेंडर पड़ गया हमें 500 का। तो ये जो 200 रुपये है, ये सरकार के द्वारा हमें सब्सिडी दी जा रही है, सहायकी दी जा रही है, तो इसको हम सब्सिडी कहते हैं। ये भी एक उपाय है सरकार के द्वारा किया गया। खाद्य उपलब्धता के लिए सरकार के द्वारा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया, वहीं ये भी प्रयास लगातार प्रतिवर्ष किया जाता है कि हमारे देश के जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, जिससे कि हमारा बफर स्टॉक बना रहे और हम आसानी से खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। अब विषय ये आता है कि खाद्यान्न की जो आवश्यकता है उसकी स्थिति क्या है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति जो चावल की खपत है वो 6.38 किलोग्राम, वर्ष 2004-05 में ये घट गई 5.98 किलोग्राम हो गई 2011-12 में, ठीक है। फिर नगरीय क्षेत्र में इसकी स्थिति दूसरी है, वहाँ चावल खाने वाले कम लोग होते हैं। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हो गई, नगरीय भारत में 66% बढ़ी है।
पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए, ये देखिए थोड़ी सी दिक्कतें कहाँ आती हैं। सरकार के द्वारा तो पूरा प्रयास किया जाता है कि जो पीडीएस सिस्टम है हमारा और मजबूत हो, लेकिन कहाँ दिक्कत आती है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। कम कम तोलते हैं, लोगों को कम देते हैं और जो बचता है वो बाजार में बेच देते हैं। राशन की दुकानों में घटिया अनाज बेचते हैं। अगर अनाज अच्छा आता है तो उसको मार्केट में बेच देते हैं। दुकान कभी कभार खोलना, जैसे आप गए सुबह, उसने कहते नहीं जी अब तो दुकान का टाइम हो गया, आप कल आइएगा। कल कितने बजे आना है जी? 9 बजे आना है। अब आप 8:30 बजे गए, फिर उस दिन कुछ बहाना बना दे, इसलिए इस तरह से 2-3 बार बहाना बनाया, हो सकता है चौथी बार आप जाए ही ना उस महीने में, तो आपका अनाज बच गया और उसने उसको मार्केट में बेच दिया। लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के भी लोग हैं जो राशन की दुकानों से अनाज तो प्राप्त करते हैं, उसको अपने उपयोग में नहीं लेते हैं, उसको खुद ही जाकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा भी हो रहा है, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों से इसको शेयर कर रहा हूँ। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो उस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं और दूसरे लोग इसका अनावश्यक लाभ ले रहे हैं। पहले सभी के पास एक ही तरह का कार्ड होता था तो सभी लोग जाते थे। अब एपीएल बीपीएल हो गया तो एपीएल कार्ड धारक जो भी हैं उनको बाजार मूल्य से कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए वो नहीं जाते हैं, वो अपना बाज़ार से सामान लेते हैं। इसके कारण से बहुत अधिक मात्रा में जो राशन है, जो अनाज है, वो नहीं निकल पाता है दुकानों से और वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और इस तरह से, इसी कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक गिरावट भी आई है। कुछ इस खाद्य सुरक्षा की विषय की गंभीरता को देखते हुए कुछ गैर सरकारी संगठनों ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के द्वारा तो प्रयास किया ही जा रहा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सहकारी समितियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। उदाहरण आता है, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। मदर डेयरी का उदाहरण हम लोगों के सामने है। फिर गुजरात में जो अमूल दूध है आता है, वो भी सहकारी समिति का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को मिलेंगे। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अनाज बैंकों की स्थापना कराई और जो गैर सरकारी संगठन है उनको सहायता दी और इस तरह से अनाज बैंक बनाए। और इन अनाज बैंकों के कारण जो अनाज सड़ जाता था, गल जाता था, नुकसान होता था, उसमें कमी आई। और इस एडीएस के कारण जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है उसमें भी काफ़ी सफलता मिली। कुछ गैर सरकारी संगठन समूह हैं, उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए जिन गरीबों तक भोजन नहीं पहुंच पाता था, उन्होंने क्या किया कि एक अपना संगठन बनाया। हम लोग देखते हैं कि जब कहीं पर कोई बहुत बड़ी पार्टी होती है, शादी विवाह का होता है, तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भोजन बेकार हो जाता है। उन लोगों ने उन भोजन को उन लोगों से जाकर मिले और बताया कि हम लोग इस तरह काम करते हैं कि आपके यहाँ जो भोजन बचे वो फेंकिए मत, नुकसान वो हमें दे दीजिए, हम गरीबों तक
या ऐसे लोग जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता वहाँ तक पहुँचाएंगे। या उन लोगों ने कई बड़े बड़े जो होटल हैं वहाँ पर जाकर संपर्क किया कि हमारी ये संस्था है और हम लोग जो आपके यहाँ से जो भोजन बच जाता है, जो आप लोग नुकसान करते हैं या फेंकते हैं, वो हमें दीजिए, हम गरीबों तक पहुँचाएंगे। तो ऐसे गैर सरकारी संगठन भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा खाद्य सुरक्षा वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, अर्थात ये आपका जो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसमें जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत, उचित दर की दुकान, या जो कुछ एब्रीविएशंस हैं, फुल फॉर्म है, इसकी तैयारी ज़रूर करें आप लोग, क्योंकि इसमें से जो MCQs वगैरह काफ़ी आते हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोगों का ध्यान इस तरह से होना चाहिए कि जैसे मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में जो हाईलाइट करके लाइंस भेजी हैं वो मुझे इम्पॉर्टेंट लाइन लगी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर आप लोग बना सकते हैं। जब 8th क्लास से 9th क्लास में आते हैं हम लोग, तो हम लोगों को थोड़ा ये समझ में नहीं आता है जल्दी कि आखिर हम क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करें, कैसे बनाएं। तो ये जो लाइनें हैं इनको आप देख सकते हैं और इनसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इस चैप्टर की लास्ट लाइन क्या है, ADS अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को ध्यान में आए, क्योंकि अब जो पेपर आने वाला है वो एक्सरसाइज बेस्ड नहीं रहेगा, नॉलेज बेस्ड रहेगा। जब तक आप लोग चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, अंडरलाइन करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ADS की फुल फॉर्म बताइए, पहला तो यही हो गया। ADS क्या है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ADS कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया, ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से ADS से रिलेटेड कई क्वेश्चन बन गए। फिर अमूल किस राज्य से संबंधित है, अमूल सहकारी समिति का उदाहरण किस राज्य से संबंधित है, या अमूल किस खाद्य पदार्थ से संबंधित है, श्वेत क्रांति क्या है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस की भरमार हो जाएगी, लेकिन आप जब इसको प्रारंभ करेंगे तभी, ठीक है ना। आप क्वेश्चन बनाएं, उनके आंसर भी लिखें। जैसे एक टॉपिक है कोई, उस एक टॉपिक से रिलेटेड आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनाते चले जाइए और उसका आंसर लिखिए। और जब वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन को आप लर्न कर लेंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन गया, और अगर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता तो उसका भी आंसर दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपने सभी चैप्टर्स की तैयारी करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगली वीडियो के साथ फिर हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।